हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शादी के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और लोकसभा के विंटर सेशन में इस बिल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है। इस निर्णय से कई सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और भावनात्मक मुद्दे जुड़े होने की वजह से इस बिल को अब विस्तृत विचार विमर्श के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। इस बिल के साथ ही इसके समर्थन और विरोध में आवाजें उठने लगी हैं और इसने महिला स्वायत्तता और विवाह के मामले में पर्सनल लॉ से संबंधित बहस को भी जन्म दे दिया है। तो आज के वीडियो में हम इसी बिल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित सभी पक्षों को भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साल 2020 में सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स का कार्य विवाह की उम्र और हेल्थ एंड सोशल इंडेक्सेस जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और माताओं और बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल के साथ इसके संबंध को री एग्जामिन करना था। इस टास्क फोर्स ने कई रिकमेंडेशन भी दिए, जिसमें शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करना, सरकार को दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की ट्रांसपोर्टेशन सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देना तथा महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना शामिल था। टास्क फोर्स ने इन सभी शर्तों को आवश्यक बताया, क्योंकि जब तक इन्हें लागू नहीं किया जाता तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता, तब तक ये कानून उतना प्रभावी भी नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी रिकमेंड किया गया कि इस बिल की सामाजिक स्वीकृति बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी जरूरत है। सरकार ने जेंडर न्यूट्रलिटी सहित कई कारणों से इस बिल को लाना आवश्यक बताया, जैसे शादी की उम्र और इसके परिणाम स्वरूप जल्दी गर्भधारण का माताओं और उनके बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसका शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ता है और उन महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी प्रभाव पड़ता है जो कम उम्र में शादी के बाद शिक्षा और आजीविका तक पहुंच से कट जाती है। भारत में शादी की न्यूनतम आयु से संबंधित सबसे पहला कानून शारदा एक्ट 1929 था, जिसका नाम बाद में बदलकर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 कर दिया गया। 1978 में न्यूनतम आयु को लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दिया गया था, जिसके बाद साल 2006 में PCMA लाया गया। इसने CMRA एक्ट 1929 को रिप्लेस कर दिया, लेकिन उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्तमान में देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग विवाह की न्यूनतम उम्र है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 साल बताई गई है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्यूबर्टी की एज के बाद शादी वैध मानी जाती है, जो लगभग 15 साल होती है। इसी तरह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 रखी गई है। नए कानून को लागू करने के लिए इन सभी कानूनों को भी अमेंड करना पड़ेगा। पर्सनल लॉज में बदलाव किए जाने की संभावना के चलते लोकसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ET मोहम्मद बशीर ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि ये असंवैधानिक है, साथ ही ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन भी करता है। वहीं AIMIM के सांसद असीमुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। पहली नजर में हम इस निर्णय को सही दिशा में लिया हुआ एक कदम कह सकते हैं, जो एक नेक इरादे से लिया गया है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और भी बहुत कुछ है जिसकी आवश्यकता है। इसके लिए कई जटिल सामाजिक चुनौतियों को भी एड्रेस करने की जरूरत है, जैसे गरीबी, महिलाओं की सामाजिक दशा, स्वायत्तता और शिक्षा तथा आय के अवसरों तक लड़कियों की पहुंच। कई चाइल्ड और वुमेन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि 18 साल से कम उम्र में शादी काफी पहले से ही इलीगल होने के बावजूद भी भारत में चाइल्ड मैरिज होती है और उसमें जो भी कमी आई है वह किसी कानून की वजह से नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर से आई है। चाइल्ड मैरिज में सबसे ज्यादा कमी NFHS सर्वे 3 और NFHS सर्वे 4 के मध्य देखी गई। इसी समय
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए। एक्टिविस्ट का यह भी कहना है कि यह कानून विशेष रूप से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बेशक ये सच है कि बाल विवाह करने वालों की तुलना में 21 साल या उससे बाद की उम्र में शादी करने वालों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और करियर के अवसर होते हैं, लेकिन डेटा से ये भी पता चलता है कि शादी देर से करने के कारण मिले ये बेहतर अवसर सिर्फ उनके लिए हैं जो बेहतर घरों से आते हैं, जिन्हें आर्थिक तंगी की वजह से अपनी शिक्षा बंद नहीं करनी पड़ती, साथ ही जिनके कम से कम एक बेहतर शिक्षित माता पिता हैं और वे सामाजिक रूप से मार्जिनलाइज्ड जातियों और जनजातियों से नहीं आते। आलोचकों ने माना है कि यह बिल केवल सिम्टम्स को एड्रेस करता है, न कि अंडरलाइंग कॉजेस को, जिनकी वजह से कम उम्र में लड़कियों और महिलाओं की शादी हो जाती है। उनका तर्क है कि ऐसे कई रीजंस हैं जो जल्दी और जबरन विवाह की घटनाओं में योगदान करते हैं। वो डीपली रूटेड जेंडर इनक्वालिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, रेग्रेसिव सोशल नॉर्म से लेकर क्वालिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अवसरों की कमी तक हो सकते हैं। उनके अनुसार अगर महिला सशक्तिकरण के लिए कानून बनता है तो शादी या शादी की उम्र इसका मेन फोकस नहीं होना चाहिए, वरना ये नाटकीय रूप से उस सशक्तिकरण के दायरे को छोटा कर देगा और कम उम्र में शादी के लिए विवश करने वाली परिस्थितियों से संबंधित कानून की जगह सिर्फ एक शादी से संबंधित कानून बनकर रह जाएगा। महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए 1978 में विवाह की आयु 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। हालांकि NFHS सर्वे 5 ने यह निराशाजनक तथ्य हमारे सामने लाया कि इस कानून के 40 साल बाद भी बाल विवाह की दर भारत में 23% है। यह इस बात पर इशारा करता है कि सरकार पिछड़े और गरीबी से त्रस्त क्षेत्रों में लड़कियों के लिए अवसर प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी है। इस कानून ने महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी और महिला विरोधी दृष्टिकोण को भी नहीं बदला है। तो सरकार का यह दावा कि शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, किस हद तक सही साबित होगा, ये कहना मुश्किल है। शिक्षा और विवाह की उम्र के बीच एक सीधा संबंध है। डेटा से पता चलता है कि 12 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं अन्य महिलाओं की तुलना में बहुत बाद में शादी करती हैं। आप भारत के किसी गांव की एक वंचित समुदाय की 15 वर्षीय लड़की के बारे में सोचकर देखिए। उसके स्कूल में रहने और आगे की पढ़ाई करने की संभावना तभी बढ़ सकती है जब उसके घर के पास और अधिक हाई स्कूल और कॉलेज हो। अगर वे एक विश्वसनीय परिवहन सेवा तक पहुंच सकती हो तभी वे छात्रावास में रह सकती है। और सबसे जरूरी, अगर शिक्षा आजीविका और आय के रास्ते खोलती हो तभी वे शिक्षा ग्रहण कर सकेगी। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के बजाय कम उम्र में विवाह की घटनाओं को कम करने के लिए एक और बेहतर तरीका यह भी है कि मौजूदा कानून को सख्ती से लागू किया जाए, लड़कियों की शिक्षा में निवेश बढ़ाया जाए, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए और इन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले समुदाय के भीतर सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाए जाए। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए अगर उन मूलभूत संरचनात्मक कमियों को दूर कर दिया जाए जिनका सामना कम उम्र में शादी करने वाली वंचित महिलाएं करती हैं, और ऐसे उपाय किए जाएं जो वंचितों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाएं, उन्हें करियर परामर्श प्रदान करें, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करें, सार्वजनिक परिवहन को सुधारें और माता पिताओं की धारणाओं को बदलें। अंततः अधिकांश महिलाओं के लिए विवाह संबंधित निर्णय वही लेते हैं, तो जल्दी विवाह करने से रोकने वाले कानून की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि कानूनी सुधार पूरी तरह से गैर जरूरी हैं, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह कानून सिर्फ ऐसे दृष्टिकोण से ना हो जिसमें महिलाओं की भलाई की कल्पना केवल विवाह और मातृत्व के संदर्भ में हो। भारत में महिलाओं की बढ़ती आकांक्षाएं अवसर कठोर वास्तविकताओं की वजह से सीमित हो जाते हैं। महिलाएं कब शादी करें तय करने की अपेक्षा सरकारों को उनके लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक यू।